नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठ मूवी न्यूज़। मैं अंकुर मिश्रा। इस वक्त हम जुड़ेंगे सूर्य सिंह बेसवा जी से, जिन्होंने अपनी पार्टी का आज घोषणा पत्र जारी किया है। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है उनके घोषणा पत्र में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया निष्पक्ष निर्भीक की जो भूमिका अदा करती है लोकतंत्र में, हम समझते हैं कि मीडिया जो है ना, प्रेस जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पहला स्तंभ है विधायी का, जो एमएलएमपी बनते हैं, वो स्तंभ लड़खड़ा गया है। उसमें गुण था, अब गुण है, घुन है, उस गुण में घुन घुस गया है, विधायी का लड़खड़ा रहा है। और उसके बाद है आपका व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स, उसमें भी घुसखोर दागी आ गया है। तीसरा चीज है न्यायपालिका, कार्यपालिका जो न्यायपालिका देता है, कोर्ट कचहरी। और चौथा है आपका मीडिया। मीडिया जिंदा है, सब लड़खड़ा गया है। और जिस तरह मीडिया निर्भीक निष्पक्ष भूमिका अदा करता है, मैं चाहता हूं कि विधायी का भी लोकतंत्र में मजबूत होना चाहिए, और तब जाके स्वस्थ लोकतंत्र होगा, तब राजपाट होगा, नहीं तो सब लूटपाट होगा। इसलिए मैं पक्षधर हूं कि जिस तरह मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत है, निर्भीक निष्पक्ष है और जनता के बीच में सजग प्रहरी है, और उसी तरह जनता का प्रतिनिधि भी बिकाऊ बन गया है, टिकाऊ नहीं। इसीलिए बिकाऊ ना बने, टिकाऊ बने। और अगर ईमानदारी से लीडरशिप होगा तो हमारा धनी झारखंड पूरा विश्व में, एक ग्लोबल में एक नया पहचान कायम करे, परचम लहराएगा। और यही सूर्य सिंह बेसवा के नेतृत्व में जो है ना, ऐसा ही प्रयास है। दादा, आपकी घोषणा पत्र में आधार नीति का, ये आपके स्थानीय नीति का क्या आधार है? हमारा स्थानीय नीति का हमने बनाया है कि 24 साल में इन लोगों ने नहीं बना पाया। हमने सुप्रीम कोर्ट का जो है ना 2002 का जजमेंट किया स्थानीय नीति पर, फिर पटना हाई कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ा। उसके बाद भारत देश के अंदर में नॉर्थ ईस्ट में अलग राज्य बना है, साउथ में राज्य बना है, आंध्र प्रदेश का स्थानीय नीति, सबका इसको हमने उदाहरण डालते हुए हमने ऐसा स्थानीय नीति बनाया। ना 1932 चलतो, ना 1964 चलतो। कोल्हान में 1964 का खतियान है सर्वे में, और कोयलांचल में 1932 का है, जो वहाँ का छोकरा लोग 32 बोल रहा है, तो दोनों ही ना चलतो। इसी में मिल के ये इसमें एक चीज है, अविभाजित बिहार में 1982 में उन्होंने स्थानीय नीति परिभाषित किया। 1982 में उसमें परिभाषित में लिखा गया है कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में उस खतियान में जिस व्यक्ति का नाम या उनका पूर्वजों का नाम अंकित है, उस व्यक्ति को उस जिला में, उस जिला की स्थानीय व्यक्ति, जिला का, वो चाहे भाषा का व्यक्ति को गुमला में स्थानीय नहीं माना जाएगा, चाहे आदिवासी मूलवासी हो। तो ये बहुत बड़ा पारदर्शिता है। ये अविभाजित बिहार 1982 का, उसी को हमने मानक बनाया है। और कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो 1932 का खतियान को ही अपना आधार बना रही है कि मुझ पे ही स्थानीय नीति को लागू करें। नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि झारखंड में जब अभी तो 24 जिला है, एक समय झारखंड में 7 जिला था मात्र, जिस समय सर्वे हो रहा था। झारखंड में सर्वे हुआ 1881 से। दादा, बहुत बड़ा समस्या है रोजगार का, रोजगार को लेकर के युवक पलायन कर रहे हैं दूसरे शहर। हमने पैकेज बनाया। झारखंड में 60% युवा है, और विगत दिन 20 वर्षों के अंदर में गरीबी भूखमरी के चलते झारखंड राज्य बना, सरकार चल रही है। कोरोना काल में 20 लाख लोग पलायन कर गया। अब कोरोना काल में जब लाया गया तब आंकड़ा पता चला। अभी एक नया आंकड़ा आया है, सामाजिक संस्थान ने सर्वे किया है, इन 24 वर्षों के अंदर में 1,26,000 कुंवारी लड़की, आदिवासी लड़की गांव से गायब है। अच्छा दादा, गायब है गांव से, लड़कियों को बेच दिया भाई। 1,26,000 गांव में सर्वे हुआ है, नहीं है, पलायन कर गया कुंवारी लड़की, कम वयस्क की लड़की लोग। तो ये गंभीर मामला है। अच्छा दादा, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे JSSC और JPSC जैसे एग्जामों के लिए कई युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म समय पे नहीं आती है, एग्जाम समय पे नहीं होती है, और रिजल्ट आने में भी आनाकानी होती है, तो मामला कोर्ट में फंस जाता है। उसके लिए आप अभी कोई नहीं फंसेंगे ना,
और एग्जाम भी नियमित रूप से नहीं होगी। या हमने उनका वैकल्पिक व्यवस्था बना दिया। जितने भी एग्जाम होंगे हमने पहला घोषणा पत्र में आज जारी कर दिया। जेपीएससी का होता है, IAS-IPS का सेंट्रल लेवल का, और झारखंड का ये हो गया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जेपीएससी, दोनों का कोचिंग के लिए हर जिला हेडक्वार्टर में फ्री कोचिंग सेंटर होगा विद सामग्री। छोटा मोटा बात है क्या? नहीं। तमाम सामग्रियों के साथ जो कोचिंग के लिए कोटा जाना पड़ता है, कोचिंग के लिए बॉम्बे जाना पड़ता है, हैदराबाद, कोचिंग के लिए दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग होता है ना क्लास के लिए, अब नहीं जाना पड़ेगा। अब यहीं पर अब हर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में फ्री कोचिंग सेंटर, ये बड़ी बात हुई। दूसरा चीज हुआ, जो एग्जामिनेशन अगर नहीं होता है, कैंसिल हो गया, विलम्ब हो गया, विलम्ब नियमित नहीं है, नहीं है नियमित, लोगों की उम्र निकल रही है, वो उम्र में 10 साल का कंसेशन देंगे, कम बड़ा बात है? ये नया सिलेबस जाए क्या? हमने 10 साल रिलैक्सेशन देंगे एज का। दूसरी बात है उनका क्षतिपूर्ति देंगे। जब से एग्जामिनेशन बैठा और कंप्लीट नहीं हुआ, बिना कंप्लीट होने तक क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। और जितना भी उसका बैकलॉग है, मान लिया जाए अभी जेपीएससी का एग्जाम होना था 24 बार, 24वां होना चाहिए, 11 हो रहा है, 11 से 13वां चल रहा है। हम एक साथ करेंगे, एक साथ एक बार में निकाल देंगे। तो ये कम बड़ा बात। हमने जितने फेलियर हुआ 24 वर्षों में, उसमें युवाओं के लिए हमने पैकेज बना दिया। युवाओं का पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं, बिल्कुल ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। ब्रेन ड्रेन इंग्लिश में बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश है वाला ब्रेन ड्रेन। अच्छा दादा, ब्रेन ड्रेन, पलायन नहीं होगा। युवा पलायन कर जा रहे हैं। मेरे उदाहरण के लिए, मेरी बेटी वो भी युवा है, 30-32 साल की एज की है। उन्होंने IIT कानपुर से करने के बाद अमेरिका, USA, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट बन के आई है। अभी USA का एक यूनिवर्सिटी का डिप्टी डायरेक्टर है, इंडिया का इंचार्ज है, अभी गुड़गांव में ऑफिस दिया, मेरी अपनी बेटी। तो बेसरा जी का बेटी अगर हार्वर्ड का प्रोडक्ट हो सकता है, इकोनॉमिस्ट बन सकती है, तो सोचो वैसा क्यों नहीं आपका बनेगा। इसलिए बेसरा अपना बेटी का सपना देखा था, बेटी कामयाब हुआ। मैं चाहूंगा सूरज सिंह बेसरा की बेटी नीतिशा बेसरा की तरह झारखंड के बेटा बेटी को मैं आइडल बनाऊंगा। वही बाप, ऐसा बाप जो आइडल बाप, ऐसा बेटी जो आइडल बेटी, मैं झारखंड में वैसा झारखंड बनाऊंगा, युवाओं का झारखंड बनाऊंगा। और उसके लिए हम लोग पूरा ब्रेन, पूरा दिल दिमाग, वैचारिक तमाम चीज हम लोगों ने रोड मैप बना लिया है। और दादा सीटों का जो वितरण कर रहे हैं आप, किस आधार पे कर रहे हैं? 10% वर्ग को दिया आपने, वो जरा बताएंगे। कौन वाला है? महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा आपके महिलाओं का वितरण में? हाँ, सीटों का वितरण में हमने जैसे 81 में से 28 सीट है आदिवासी रिजर्व सीट, 9 सीट है शेड्यूल कास्ट का, तो बाकी तो जनरल हुआ। तो बाकी जनरल में मुस्लिम माइनॉरिटी को 10 सीट हम लोग दे रहे हैं आबादी के अनुसार। महिलाओं को 10 ठो देने वाले हैं, और 10 ठो देंगे। 10 ठो में से जनरल है, रिजर्व सीट नहीं है, और बिल्कुल जनरल जिसको लोग बोलता है गुजराती है, कोई बिहारी है, 10 सीट देंगे। उसमें से विकलांग को देंगे, और उसमें से एक तो प्रेस को देंगे। नया चीज हमने विकलांग को देंगे एक सीट, और उनमें से प्रेस बंधु को देंगे। अच्छा दादा, उसे प्रेस बंधु के लिए भी बोल रहे हैं कि आप एक सीट दे देंगे। अच्छा ये बताइए दादा कि ये जो आपके घोषणा पत्र में है, तो इस घोषणा पत्र में वकीलों को भी आप पेंशन की बात कर रहे हैं, मीडिया कर्मी को भी पेंशन एकदम मीडिया कर्मी जो रिटायर करेंगे, प्रति महीना 5,000 रुपया पेंशन। उनके परिवार को, एक परिवार योग्यता के अनुसार टीचर, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जो प्रोफेसर जो योग्यता बना वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और एक ठो नौकरी देंगे। और प्रेस बंधु के लिए हर एक जिला में मुख्यालय में प्रेस क्लब बना देंगे। अच्छा दादा, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? ऑन कैमरा हम जो भी घोषणा किया उसको एफिडेविट देंगे, कोर्ट एफिडेविट। और वो कैंडिडेट एफिडेविट दे के जनता के बीच में जाएंगे, और उसमें लिखा रहेगा अगर आय से अधिक धन संपत्ति हम पे आरोप हो गया, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया, तो जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार है। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल बना रहे जैसे कई नया कानून एकदम जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होगा। तो ये एफिडेविट होगा, हमारा कैंडिडेट कोर्ट का एफिडेविट स्टैम्प लगा के जाएंगे। ये छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। बहुत धन्यवाद दादा, आपकी घोषणा पत्र काफी अच्छा रहा। और आगे की खबरों के लिए देखें पृष्ठभूमि न्यूज।